टेक आई स्पाई में आपका स्वागत है, जहां हम हर हफ्ते एक टेक्नोलॉजी कंपनी को गहराई से समझते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत स्वागत है। अगर आप पहले भी जुड़े हैं तो आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और अगर यह एपिसोड आपके लिए उपयोगी लगे तो एक कमेंट जरूर छोड़ें। और अगर आप इन विषयों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी टेक आई स्पाई बुक सीरीज को किंडल पर जरूर देखें, जो खास तौर से टेक निवेश के लिए तैयार की गई है। आज का विषय है D-Wave, एक ऐसी कंपनी जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। जहां दूसरी कंपनियां यूनिवर्सल गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगी है, D-Wave ने एक अलग मॉडल अपनाया है, क्वांटम एनीलिंग। अब सवाल यह उठता है, क्या ग्राहक इस ब्रेन चाइल्ड या इसी जैसी तकनीकों में निवेश करना चाहते हैं? क्यों किसी कंपनी को ऐसी मशीन की जरूरत हो सकती है जो बिल्कुल पारंपरिक कंप्यूटरों की तरह नहीं सोचती? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। D-Wave की सबसे पहली और बड़ी ताकत है उसका अनुभव। जहां ज्यादातर क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनियां अभी भी शुरुआती दौर में हैं, D-Wave 1999 से इस फील्ड में है। कई पीढ़ियों के हार्डवेयर बना चुकी है। यह कंपनी रेनियर से लेकर एडवांटेज 2 तक, जो अब 5000 से भी ज्यादा क्यूबिट्स ऑफर करता है। जब बाकी कंपनियां अब तक टेस्टिंग में हैं, D-Wave की मशीनें पहले से ही बाजार में हैं और ग्राहक इनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी की असली खासियत है इसका फोकस। D-Wave यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर नहीं बनाता, ये क्वांटम एनीलिंग पर केंद्रित है, एक ऐसी तकनीक जो विशेष रूप से ऑप्टिमाइजेशन समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनियां जिन्हें तेज स्मार्ट निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि डिलीवरी नेटवर्क्स, ट्रैफिक कंट्रोल, फैक्ट्री फ्लो, वे D-Wave की मशीनों का इस्तेमाल करके अरबों संभावनाओं में से सबसे अच्छा समाधान निकाल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि D-Wave ने इसे एक्सेस करना आसान बना दिया है। लीप नाम की क्लाउड आधारित सर्विस के जरिए कोई भी इन मशीनों का उपयोग कर सकता है, बिना क्रायोजेनिक सिस्टम सेट किए या क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई किए। वोक्सवैगन ने बीजिंग में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया, डेंसो ने फैक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन में और कनाडा की सेवॉन फूड्स ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। D-Wave ने सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि एक पूरी हाइब्रिड कंप्यूटिंग प्रणाली तैयार की है, जहां क्लासिकल और क्वांटम दोनों तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओशन SDK नाम का इनका ओपन सोर्स टूल डेवलपर्स को वो ब्रिज देता है जो क्वांटम को असल कोड में बदल सकता है। और आज जब पूरी इंडस्ट्री गेट बेस्ट मॉडल की तरफ भाग रही है, D-Wave ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में एक गेट बेस्ट प्रोजेक्ट भी जोड़ दिया है। मतलब आने वाले समय में D-Wave वो एकमात्र कंपनी बन सकती है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के दोनों मॉडल एनीलिंग और गेट बेस्ट दोनों ऑफर कर सके। और आखिर में D-Wave के पास एक बेहद मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो है, 200 से ज्यादा पेटेंट्स और कई दर्जनों पेंडिंग, जो इसे न सिर्फ कानूनी सुरक्षा देते हैं बल्कि इसे तकनीकी रूप से भी एक कदम आगे रखते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि D-Wave मुख्यधारा से बाहर है, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि D-Wave ने जिस रास्ते को चुना है वो रास्ता दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यावसायिक रूप से उपयोगी और तैयार है। ये कोई कल्पना नहीं, ये तकनीक अभी के लिए बनाई गई है और आज ही के बिजनेस की जरूरतों के लिए। D-Wave की जितनी ताकतें हैं उतनी ही गहरी इसकी कमजोरियां भी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो कंपनी के पूरे भविष्य को तय कर सकती हैं। सबसे पहली और स्पष्ट कमजोरी यह है कि D-Wave का सिस्टम एक यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। इनकी मशीनें क्वांटम एनीलिंग पर आधारित हैं, जो केवल एक खास प्रकार की समस्याओं जैसे ऑप्टिमाइजेशन पर केंद्रित होती हैं। आप इनमें शोर का एल्गोरिदम नहीं चला सकते। इनका उपयोग क्वांटम केमिस्ट्री या एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग जैसी जटिल गणनाओं के लिए नहीं किया जा सकता।
यानी कि यह सिस्टम बहुत ही विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है और उस विशिष्टता के कारण इसका उपयोग सीमित हो जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है इंडस्ट्री की दिशा। IBM, गूगल और अन्य स्टार्टअप्स जैसे साइक्वांटम सभी गेट बेस्ट यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर पर ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि यही भविष्य है। अगर उनका मॉडल सफल होता है तो D-Wave का एनीलिंग आधारित दृष्टिकोण पुराना या अप्रासंगिक माना जा सकता है। तीसरी कमजोरी है क्वांटम एडवांटेज को साबित करना। D-Wave कई बार दावा कर चुकी है कि उसकी मशीनें क्लासिकल कंप्यूटर से तेज हैं, लेकिन कई बार शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि क्लासिकल एल्गोरिदम को थोड़ा सुधारने से वही काम उतनी ही तेजी से किया जा सकता है। यानी कि D-Wave की क्वांटम स्पीड का दावा टिकाऊ नहीं रहा है। और जब आप अपने उत्पाद को गति और दक्षता के नाम पर बेचते हैं तो इस तरह की अस्थिरता एक बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस की। D-Wave एक स्पैक के जरिए पब्लिक हुई थी, जिससे कंपनी को पूंजी तो मिली, लेकिन साथ ही साथ बाजार में अस्थिरता और संशय भी। शेयर की कीमत स्थिर नहीं रही और अभी तक कंपनी मुनाफे में नहीं है। हालांकि इनके पास ग्राहक हैं, परंतु उनमें से अधिकांश अभी ट्रायल या पायलट स्टेज में ही हैं, ना कि बड़े स्केल पर। तकनीकी रूप से भी चुनौतियां हैं। इनकी मशीनें क्रायोजेनिक सिस्टम पर चलती हैं, यानी इन्हें 0 डिग्री से भी नीचे तापमान पर रखना होता है। भले ही ग्राहक इसे क्लाउड के जरिए एक्सेस करते हों, लेकिन कंपनी को ये भारी सिस्टम लगातार बनाए रखने पड़ते हैं, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। एक और खतरा है टैलेंट और रिसर्च कम्युनिटी से कटाव। D-Wave अब उस कटिंग एज इमेज का हिस्सा नहीं रही जो पहले थी। ज्यादातर क्वांटम वैज्ञानिक अब उन कंपनियों की तरफ रुख कर रहे हैं जो यूनिवर्सल मॉडल्स और एरर करेक्शन पर काम कर रही है। अगर सबसे होशियार दिमाग दूसरी कंपनियों की ओर बहते रहे तो इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और आखिरी बात, समय का दबाव। अगर बाजार बहुत धीरे बढ़ा और ग्राहक बड़े स्तर पर निवेश करने में देर करते रहे, या फिर दूसरी कंपनियां जल्दी बेहतर परिणाम देने लगे, तो D-Wave का सफर अधूरा रह सकता है। क्योंकि अगर आप तकनीकी रूप से सही भी हों, पर बाजार की नब्ज पकड़ने में चूक जाएं, तो इतिहास में आपका नाम केवल एक फुटनोट बनकर रह जाता है। कमजोरियों के बावजूद D-Wave के सामने कई बड़े अवसर हैं, अगर ये उन्हें समय पर पहचान ले और सही दिशा में कदम बढ़ा दे। सबसे बड़ा और नजदीकी अवसर है हाइब्रिड क्वांटम सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग। दुनिया भर में कंपनियां अब समझ रही हैं कि पूरी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग का युग अभी दूर है, लेकिन क्लासिकल और क्वांटम का मिश्रण यानी हाइब्रिड मॉडल आज के लिए एक व्यवहारिक रास्ता है। D-Wave पहले से ही इस मॉडल में काम कर रही है। उनका सिस्टम क्लासिकल कंप्यूटिंग के साथ क्वांटम एनीलिंग को जोड़ता है और इस वजह से वे उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जिनमें दोनों की जरूरत होती है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर का अवसर। अब तक ज्यादातर चर्चा हार्डवेयर पर होती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली वैल्यू तो सॉफ्टवेयर में होती है। D-Wave का ओशन SDK और डेवलपर टूल्स का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। अगर ये कंपनी अपने टूल्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत कर सके या इन्हें लाइसेंस देकर डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में बदल सके, तो यह एक बड़ा रेवेन्यू चैनल बन सकता है। AI एक और उभरता हुआ मौका है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बड़े और जटिल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें ट्रेन करने के लिए भारी संसाधन चाहिए होते हैं। D-Wave की क्वांटम एनीलिंग तकनीक इस ट्रेनिंग को तेज और कुशल बना सकती है। अगर कंपनी यह दिखा दे कि वह न्यूरल नेटवर्क्स की ट्यूनिंग या कॉन्फ़िगरेशन में मदद कर सकती है, तो AI सेक्टर में इसका बड़ा योगदान हो सकता है। इसके अलावा ऊर्जा, क्लाइमेट मॉडलिंग और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में D-Wave की तकनीक पहले से ही उपयोगी साबित हो रही है। ऊर्जा ग्रिड को ऑप्टिमाइज करना, बैटरियों की एफिशिएंसी बढ़ाना
या मौसम के लंबे टर्म अनुमान लगाना, ये सभी जटिल समस्याएं हैं जिन्हें क्वांटम एनीलिंग हल कर सकती है। अगर डी वेव इन क्षेत्रों में सरकारी या औद्योगिक साझेदारियां कर पाती है तो यह कंपनी की स्थिरता और प्रतिष्ठा को काफी मजबूत कर देगा। एक और बड़ा अवसर है अंतरराष्ट्रीय विस्तार। डी वेव एक कनाडाई कंपनी है और इसकी राजनीतिक छवि काफी संतुलित है। जहां अमेरिकी और चीनी कंपनियां कई बार सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना करती हैं, वहीं डी वेव दुनिया के ऐसे बाजारों में पहुंच बना सकती है जहां तकनीकी भू राजनीति अधिक तटस्थ है, जैसे यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका। और अंत में सबसे दिलचस्प अवसर है अपनी छवि को दोबारा परिभाषित करने का। बहुत समय तक डी वेव को मुख्य धारा से अलग माना गया, पर अब अगर वह खुद को एक व्यावसायिक रूप से तैयार, स्थिर और उपयोगी क्वांटम समाधान के रूप में पेश करे तो वह क्वांटम कंप्यूटिंग का अभी का समाधान बन सकती है, जबकि बाकी कंपनियां अभी भी भविष्य के सपनों में व्यस्त हैं। डी वेव को जरूरत नहीं है कि वह इस दौड़ को जीत जाए, उसे सिर्फ इतना करना है कि वह अभी की जरूरतें पूरी करे और ऐसे समय में जब बाकी लोग तैयारी कर रहे हों, वह डिलीवर कर रही हो। डी वेव के सामने मौजूद खतरे केवल रुकावट नहीं है, ये वो गहरे संकट हैं जो किसी भी कंपनी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं, खासकर तब जब वह एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो खुद अभी स्थिर नहीं हुई है। सबसे बड़ा खतरा है तकनीकी अप्रासंगिकता। पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री अब गेट बेस्ड यूनिवर्सल कंप्यूटर की दिशा में जा रही है। सरकारी फंडिंग, अकादमिक रिसर्च और कॉरपोरेट निवेश सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये गेट बेस्ड सिस्टम व्यावहारिक हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर उपयोग में आने लगते हैं तो डी वेव का एनीलिंग आधारित दृष्टिकोण बहुत जल्दी पुराना या सीमित माना जा सकता है। दूसरा खतरा है प्रतिष्ठा की थकान। डी वेव ने कई सालों से बोल्ड दावे किए हैं, लेकिन कई बार इनके क्वांटम स्पीड के दावों को वैज्ञानिकों ने चुनौती दी है। अब भले ही आज के सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और बेहतर हों, लेकिन पुरानी छवि का असर अब भी बना हुआ है। और जब एक बार बाजार किसी कंपनी को संदेह की नजर से देखने लगे तो उसे उस छवि से बाहर निकलने में बहुत समय और प्रयास लगते हैं। तीसरा बड़ा खतरा है पैसों की दौड़ में पीछे रह जाना। क्वांटम हार्डवेयर बनाना और चलाना बहुत महंगा है। गूगल, अमेज़न और IBM जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस दौड़ में हैं, जिनके पास अरबों डॉलर की रिसर्च बजट है। डी वेव के पास वह स्तर की वित्तीय ताकत नहीं है। अगर कुछ तिमाहियों में कंपनी टारगेट मिस कर दे या बड़े ग्राहक खो दे तो उसे लागत घटाने के लिए कटौती करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर इनोवेशन पर असर डालेगी। चौथा खतरा है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। पहले डी वेव एनीलिंग क्षेत्र में अकेली थी, अब कुछ गेट बेस्ट कंपनियां भी अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन टास्क्स के लिए ट्यून कर रही हैं। यहां तक कि क्लासिकल कंप्यूटर पर चलने वाले नए एल्गोरिदम भी क्वांटम जैसे परिणाम देने लगे हैं। अगर ये विकल्प डी वेव की तकनीक जितने ही तेज और सस्ते हो जाएं, तो कंपनी की खासियत खत्म हो सकती है। एक और खतरा है सुरक्षा और भू राजनीति का। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय रणनीतियों का हिस्सा बनती जा रही है, वैसे वैसे देशों में डेटा और क्वांटम सेवाओं को लेकर प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। कुछ मार्केट्स जैसे चीन, भारत या यूरोप डी वेव की क्लाउड सेवाओं पर सीमाएं लगा सकते हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स में विदेशी कंपनियों को शामिल करना मुश्किल होता जा रहा है। और फिर आता है टैलेंट का संकट। डी वेव का मॉडल अब सबसे कटिंग एज नहीं माना जाता। कई होनहार वैज्ञानिक और इंजीनियर अब उन कंपनियों में जा रहे हैं जो फॉल्ट टॉलरेंस, एरर करेक्शन या नए प्रकार के क्यूबिट्स पर काम कर रही हैं। अगर डी वेव टॉप टैलेंट को नहीं रख पाई तो इनोवेशन की गति धीमी हो सकती है।
और भविष्य में यह कंपनी पिछड़ सकती है। आखिर में सबसे गहरा खतरा समय का। D-Wave बहुत पहले बाजार में आ चुकी है, लेकिन अगर क्वांटम इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा आने वाले 5 सालों तक स्लो रहता है और निवेशक धैर्य खो देते हैं, तो D-Wave के पास शायद इतनी लंबी दौड़ के लिए संसाधन न बचे। यह कहानी बन सकती है उस कंपनी की जिसने सबसे पहले कदम रखा लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाई। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस एपिसोड के अंत पर। D-Wave एक ऐसी कंपनी है जो क्वांटम की दुनिया में भी अलग रास्ता चुनती है। जहां सब यूनिवर्सल सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, वहीं D-Wave ने एक काम करने वाली तकनीक बनाई, और वो आज के लिए है, भविष्य के लिए नहीं। हो सकता है ये रास्ता बहुत लंबा ना हो, या शायद यही रास्ता असली समाधान की ओर ले जाए। लेकिन एक बात तय है, इस कंपनी ने क्वांटम को हकीकत में बदला है, और वह भी तब जब बाकी कंपनियां अभी भी प्रयोगशालाओं में हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया टेकाई स्पाई को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वो समर्थन मिलता है जिससे हम ऐसे गहरे और निष्पक्ष विश्लेषण करते रह सकें। और अगर आप तकनीक में निवेश को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो हमारी टेकाई स्पाई बुक सीरीज जरूर देखें, जो Amazon Kindle पर एक्सक्लूसिव रूप से उपलब्ध है। हर किताब एक नया सेक्टर, एक नई रणनीति और एक नया दृष्टिकोण देती है, आपके निवेश को स्मार्ट और तैयार बनाने के लिए। अगर आप इस यात्रा के शुरुआती श्रोता हैं तो जान लीजिए, आप किसी आम चैनल का हिस्सा नहीं हैं। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी कवर नहीं कर रहे, हम यह बदल रहे हैं कि लोग टेक को कैसे समझते हैं। तो इस एपिसोड को शेयर करें, चर्चा शुरू करें, और अगली बार तक भविष्य पर नजर बनाए रखें। यह है टेकाई स्पाई, जहां हेडलाइन नहीं बल्कि कंपनी में निवेश किया जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।